बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मैं आपसे आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 को टोटली रिपील कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। अभी आपके भी मुझे लगता है जो प्रश्न का ड्रिफ्ट है वो यही है कि एक इस्लामिक लॉ को हम यहाँ पे एक तवज्जो दे रहे हैं। अब इसमें मैं दो बात रखना चाहता हूं। अगर आज हम लोग देखें कि इस समय हम लोग उस एरा में रह रहे हैं जहां पे टेम्पल्स का टेक ओवर हो रहा है, हम लोग उस एरा में रह रहे हैं जहां पे तमिलनाडु में 44,000 टेम्पल्स को एक्वायर किया गया है, कर्नाटका में अराउंड 33,000 टेम्पल्स अंडर एक्विजिशन है, और उसके लिए जो लॉ है वो क्या है, जितने वो अपने चैरिटेबल और एंडोमेंट एक्ट्स हैं, हर एक राज्य के रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं, उसके तहत ये टेम्पल टेक ओवर्स हो रहे हैं। अब अगर आपको वफ की, अगर आज आपने, चलिए हम लोग बात करते हैं, वफ के एक्ट को रिपील कर दिया टोटली हमने, जो लोग बात कर रहे हैं, कल मैं बहुत सारे जो बुद्धिजीवी उनके साथ पैनल पे था और ये बात हो रही थी कि वफ लॉ को टोटली रिपील किया जाए। अगर आपने वफ एक्ट 1995 को रिपील कर दिया तो ये संपत्ति के ऊपर जो आज सरकार का कंट्रोल है वो कंट्रोल चला जाएगा। बाय वर्च्यू ऑफ वफ एक्ट 1995 जो अभी अमेंड होके इसका सबसे सुंदर रूप हमारे सामने आएगा, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का चेक और कंट्रोल रहेगा वफ प्रॉपर्टी पे, कंप्लीट चेक एंड कंट्रोल रहेगा। कलेक्टर विल डू द सर्वे। तो अब ये सारी संपत्ति जिसपे आज लोग हिंदू भाई हमारे हैं जो रेंट दे रहे हैं वफ को, वो टोटल समाप्त हो गया। अब वो सारी संपत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की कस्टडी में आ गई। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको हम याद दिला रहे हैं 25, 26, 27 को अक्टूबर को हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ है और उसमें 80 से अधिक वक्ता, लेखक, चिंतक भाग लेंगे। और हमारे साथ आज हैं विष्णु शंकर जैन जी, और ये भी उस महाकुंभ में निश्चित वहाँ हैं, आएंगे और आपसे दो चार होंगे। तो हम स्वागत कर रहे हैं आज विष्णु जैन जी का, और हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल की। वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है लोकसभा में, और किरण रिजिजू जी ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन हाउस की लीव मिलने से पहले जो ऑब्जेक्शंस इत्यादि हैं वो सुने जा रहे हैं। तो मैं विष्णु शंकर जी, पहले जो इसका इतिहास है, आपने, अश्विनी उपाध्याय जी ने, कई लोगों ने पहले इस वक्फ एक्ट के विरुद्ध अपने अपने पिटिशंस लगाई सुप्रीम कोर्ट में, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई, आपने हाई कोर्ट में लगाई, मैंने भी एक हाई कोर्ट में लगाई थी जिसको उन्होंने समरली डिसमिस कर दिया लेकिन जो उसका उद्देश्य था, उसके बाद लगभग मेरे ख्याल से करीब 100 पिटिशंस दायर हो गई अलग अलग स्थानों पर पूरे देश में जी। तो उसका ये एक शुभ प्रतिफल है कि आज ये एक्ट जो है वो अमेंडमेंट बिल जो है वो आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये अमेंडमेंट करने के स्थान पर यदि रिपील ही कर दिया जाता तो कैसा रहता? देखिए, अगर इस पूरे अमेंडमेंट बिल का अध्ययन किया जाए, जो मैंने काफी डिटेल में किया, काफी माइन्यूटली किया, तो और इस पूरे स्कीम ऑफ द एक्ट को समझा जाए, वफ एक्ट 1995 को, तो अगर वफ एक्ट 1995 को समझें कि भाई ये कैसे आर्बिट्रेरी है जो हम लोग बात कह रहे हैं, कैसे ये ड्रैकोनियन है, तो उसमें दो ऐसे प्रोविजन हैं संजय जी जो बड़े ड्रैकोनियन हैं, और वो दो चार ऐसे प्रोविजन हैं जहां से ये पूरा संपत्ति का इनफ्लो और इंक्लूजन हो रहा है। दो सूत्र बनाए गए हैं। पहला सोर्स है सेक्शन 4, 5 और का सर्वे, और दूसरा स्रोत है सोर्स है सेक्शन 40। अब इसको मैं जरा डिकोड कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं। सेक्शन 4, 5 और भी तो है, वो सर्वे होता है सेक्शन हर 10 साल में, और वो सर्वे जो है वो सर्वे कमिश्नर सेक्शन मैं 104 आ रहा हूं, हाँ, और उस पे भी 6, आऊंगा। 7, 8 ए, ये वाला जो है वो भी जी, तो है इसमें, 7, 8, 8 है। या हाँ, नहीं, मैं यहाँ पे आपके सामने बात रख रहा था कि वफ जो घोषित होता है या वफ के रूप में अगर कोई प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाती है
तो वो दो तरह से इस एक्ट में 1995 में की जाती है। पहला तरीका है सर्वे करने का। मैं बाकी सेक्शंस पे आऊंगा जो आप बात कह रहे हैं। मैं अभी ये बात रख रहा हूं कि किस तरीके से वक्फ एक्ट के तहत संपत्ति वक्फ हो रही है। तो पहला प्रोविजन है सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे का, जो सर्वे कमिश्नर करते हैं। और दूसरा प्रोविजन है जब और ये सर्वे हर 10 साल में एक बार होता है। अब इन 10 सालों में अगर प्रॉपर्टी कोई रहना छूट गया, रखना छूट गया, तो सेक्शन 40 का उनको एडिशनल पावर दे रखा था कि सेक्शन 40 में भी आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति कभी भी घोषित कर सकते हैं। तो अगर टेक्निकली बात की जाए इसको और बहुत ही सरलता से, तो वक्फ एक्ट 1995 जो अभी अमेंडमेंट से पहले है, उसमें दो सोर्सेज हैं जिससे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति किया जाता है। एक सर्वे के माध्यम से जो हर 10 साल में होता है, और दूसरा सेक्शन 40 में। अब ये जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट ने क्या चेक लाया है? जो आज अमेंडमेंट पेश किया गया है पार्लियामेंट में, इस अमेंडमेंट ने सबसे पहले सेक्शन 40 को पूर्णतः रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। तो पहला सोर्स जो एक वन ऑफ द मेजर सोर्सेस था किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का, और उसके बाद एग्रीव्ड आर्मी ट्राइब्यूनल भागे, हाई कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट भागे, वो जो जड़ थी सेक्शन 40 की, उस जड़ को अमेंडमेंट बिल ने प्रपोज किया है कि इसको हम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। दूसरा, सेक्शन 4, 5 और 6 का जो सर्वे होता है, जो सर्वे कह रहा हूं कि सेक्शन 4 पहला सोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे ड्रैकोनियन प्रोविजन कहा जाए, जिसका दुरुपयोग करके हजारों लाखों संपत्तियां वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई, वो थे सेक्शन 40। सेक्शन 40 को इस अमेंडमेंट बिल ने पूर्णतः रिपील कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है सर, सेक्शन 4, 5 और 6 का जो सर्वे होता था, वो सर्वे कमिश्नर करते थे। सर्वे कमिश्नर की जगह अब कलेक्टर को यह सर्वे करने का आदेश दिया गया है। तो अब जो उनके अपने प्राइवेट सर्वे कमिश्नर होते थे जो सर्वे करते थे, वो बात खत्म कर दी गई। और इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दो चीजें और हैं। वक्फ कैसे होता था, अब ये सबसे मूलभूत प्रश्न है जिस पे मैं आ जाता हूं। वक्फ होता कैसे, वक्फ है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाला अपनी स्वयं की संपत्ति जो उसने नीट और क्लीन ढंग से अपने जीवन काल में अर्जित की है, अगर वो उसको इस्लामिक कार्यों के लिए डोनेट करना चाहता है, तो उस डोनेशन को वक्फ कहते हैं। और अगर एक बार वो अपनी संपत्ति को मूवेबल या इमूवेबल वक्फ घोषित कर देता है, जिसका वक्फ डीड बन जाता है, तो उसके बाद वो इरिवर्सिबल होता है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और वो फिर समय के अंत तक इस्लामिक कार्यों के लिए और जो जितने भी मतलब एक चैरिटेबल पर्पस हो सकता है इस्लाम में, उसके लिए उपयोग की जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब जो वक्फ एक्ट 1995 में डेफिनेशन दी हुई थी सेक्शन 3R में, 3 सब क्लॉज R में, उस डेफिनेशन में यह बात नहीं थी कि आप अपनी स्वयं की संपत्ति को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू कैन डिक्लेयर योर ओन प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन सेक्शन 3R में नहीं थी। तो ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें ये डेफिनेशन लाई गई है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात एक और ऐड की गई है कि पिछले 5 साल से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप पिछले, ऐसा नहीं कि आपने इमीडिएटली कन्वर्ट हुए और कन्वर्ट होकर कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। उसमें क्राइटेरिया है कि पिछले 5 साल से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो, आपकी ओनरशिप में संपत्ति हो, उसी को वक्फ कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने इसी डेफिनेशन को मैनिपुलेट किया था। जो मुल्ला का मोहम्मदन लॉ है और जो बेली का इस्लामिक लॉ है, इन दोनों अथॉरिटेटिव बुक्स में जो वक्फ की डेफिनेशन है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी खुद की ओनरशिप वाली संपत्ति ही आप वक्फ कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन इस बिल में आया है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा कि ताजमहल को वक्फ कर दिया जो आपकी ओनरशिप ही नहीं है। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वक्फ कर दिया। तो आपको वक्फ करने से पहले ओनरशिप अपनी बतानी पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अगर इसके और भी प्रोविजंस को मैं देखूं आपके सामने, अगर मैं उसको रखूं, तो इसी में जैसे एक मैंने आपको बात बताया और कि भी मैं, वक्फ, बाय यूजर भी तो एक बहुत बड़ा जी जी सर, इसमें यस एक गोलमाल था। यस, हाँ, बहुत वक्फ आपने बाय बहुत यूजर में तो रेलिवेंट बात बोली, मैं वही बोलने ही ओनर जा रहा था। ओनरशिप देखते ही नहीं थे।
अभी 3 दिन पहले ये जी। एमपी हाई कोर्ट का केस हुआ है, जिसमें बुरहानपुर का किला और कोई जी, बिल्कुल शुजा सही की कह रहे हैं आप। मॉस्क और पता नहीं क्या-क्या वो सब जो है वो वक्फ बोर्ड ने मेरी अपने नाम आवाज़ आ रही कर सर दी आपको? और जी हाँ, जी हाँ, आ रही। और एमपी हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बात जी, कही। देखिए, मैं वही बता रहा था। अगर इसको बड़ी सिम्प्लिफाइड तरीके से समझ लें, तो वक़्फ़ जो है, वो 2 तरीके से डेवलप किया गया पहले के एक्ट में। पहला है कि वक़्फ़ बाय डेडिकेशन होगा और डेडिकेशन के लिए क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आपकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होगी, आपकी ओनरशिप में होगी जिसको आप वक़्फ़ कर सकते हैं। दूसरा था वक़्फ़ बाय यूज़र। वक़्फ़ बाय यूज़र का कांसेप्ट राम मंदिर के केस में भी उपयोग किया गया और ज्ञानव्यापी के केस में भी उपयोग किया गया। वक़्फ़ बाय यूज़र का कांसेप्ट अभी बैंगलोर के ईदगाह मैदान में भी उपयोग किया गया। अब अगर आपके पास डीड ऑफ डेडिकेशन नहीं, जैसे कि भी मैंने बताया पहला तरीका क्या है वक़्फ़ करने का कि आपकी खुद की ओनरशिप की संपत्ति है, उसको आपने डिवोट कर दिया, डोनेट कर दिया अल्लाह को इस्लामिक कार्यों के लिए, तो वो एक वैलिड वक़्फ़ हो गई और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वक़्फ़ डीड तैयार होती थी, वक़्फ़ डीड बनती थी। तो वो होता था वक़्फ़ बाय डीड, वक़्फ़ बाय डेडिकेशन, उसके लिए एक डीड बनती थी। अब बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे वक़्फ़ डीड नहीं है। अभी ताजमहल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि इसकी शाहजहां ने वफ़ डीड कहाँ की है, वफ़ डीड दिखाइए। राम मंदिर के केस में भी ये सवाल उठा कि बाबर ने अगर यहाँ पे मस्जिद बनाई है, तो मस्जिद के लिए ज़रूरी है वैलिड वक़्फ़ होना और वैलिड वक़्फ़ के लिए ज़रूरी है वफ़ डीड होना, तो वो कहाँ पे है? और अभी बैंगलोर के ईदगाह मैदान में भी यही प्रश्न उठा। तो पहले के एक्ट ने जो अभी जो आज अमेंडमेंट आया है, उससे पहले के जो वफ़ एक्ट 1995 है, उसमें प्रावधान क्या था? वफ़ बाय यूज़र, सेक्शन 3 आर में। कि आप किसी भी संपत्ति का जिसका आपके पास कोई ब्यौरा नहीं है, कोई खाता खतौनी नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यू डिक्लेयर इट एज वफ बाय यूजर कि भाई पिछले हम अब उसमें भी सबसे बड़ी मजेदार बात है कि आप उसको कितने दिनों से यूज कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, ये कोई टाइम लिमिट भी मेंशन नहीं है। तो वफ बाय यूजर का कंसेप्ट दे रखा था और जिसको हमारी कोर्ट्स ने एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से उसको एक वैलिड कंसेप्ट डिक्लेयर कर रखा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अमेंडमेंट बिल ने 2024 के वफ बाय यूजर के कंसेप्ट को टोटली डिलीट कर दिया। तो अब अगर अपनी बातों को एक बार मैं दोबारा इवेल्युएट करके आपके सामने रखूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है जहां से वफ होता है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि आपकी खुद की ओनरशिप की संपत्ति होनी चाहिए, वही वफ हो सकती है और 5 साल से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरा जो सर्वे का जो पूरा जहां से पूरा खेल होता था, सर्वे कमिश्नर के माध्यम से वहां पे कलेक्टर को बिठा दिया गया है, वहां पे चेक लगाया गया है। अभी मैं सेक्शन 4, 5 और 6 पे आ रहा हूं। सेक्शन 40 को टोटली रिपील कर दिया गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है आनी चाहिए, जो नहीं आई है, जो मेरा सजेशन रहेगा आपके माध्यम से भी और सरकार को भी। सेक्शन 6 में जो शब्द यूज था पहले था पर्सन इंटरेस्टेड, 2013 के अमेंडमेंट से पहले, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स आए थे। 1979 सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच जजमेंट है और 2010 सुप्रीम कोर्ट बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस फातिमा बेगम। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था कि भाई पर्सन इंटरेस्टेड शब्द यूज है, इसलिए यहाँ पे नॉन मुस्लिम जो है इस सर्वे में बाउंड नहीं है, वो उन पे अप्लाई नहीं होता। जी। इस डेफिनेशन को, इस शब्दावली को बदलने के लिए कांग्रेस सरकार ने 2013 में इसको अमेंड किया और इसमें कर दिया पर्सन एग्रीव्ड। और अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है राशिद वली बेग में, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बाला सुब्रमण्यम का। उन्होंने कहा कि इसमें हर एक आदमी इंक्लूडेड है और अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है तो अब पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज हो गया है, तो यू हैव टू गो टू द वक्फ ट्राइब्यूनल। मुझे लगता है सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल में काफी अच्छी अच्छी चीजें तो की हैं जो काफी वर्थ अप्रिशिएटिंग है, पर जो पर्सन एग्रीव्ड वर्ड था उसको उन्होंने छोड़ दिया है और पर्सन एग्रीव्ड वर्ड को मुझे ऐसा लगता है वापस चेंज करके पर्सन इंटरेस्टेड करना चाहिए और इसमें एक जी हाँ, क्लॉज सीरियसली आना चाहिए, क्लियरली आना चाहिए कि वफ एक्ट विल नॉट अप्लाई टू नॉन मुस्लिम्स। वफ एक्ट विल नॉट अरे! अप्लाई टू नॉन मुस्लिम्स या उनकी संपत्तियों पे, ये बात क्लियरली इन सो मेनी वर्ड्स आनी चाहिए जो रह गई हैं। पर मुझे लगता है अभी ये बिल है, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी और ये हम लोगों का एक सजेशन भी रहेगा आपके माध्यम से भी। और तो मुझे लगता है वो चीज इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। अब इसमें अगर थोड़ा सा एक बस आप इसमें समय दें तो मैं आपको जी।
एक इसमें जी। आपसे जी सर। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें पूछना चाहता हूँ कि पहले जो ट्राइब्यूनल हुआ करता था, उस ट्राइब्यूनल में एक मुस्लिम लॉ का जानकार जो था वो कंपलसरी था। अब जो ट्राइब्यूनल बना दिया गया है वो मोर और लेस एक सेक्युलर टाइप का लग रहा है, और उससे जो है अपील हाई कोर्ट को एक राइट दे दिया गया है, राइट टू अपील दे दिया गया है, और उसको टाइम बाउंड कर जी। दिया गया है। तो क्या अच्छा, सिविल कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, तो क्या ये उचित नहीं होगा कि लोग ट्राइब्यूनल के माध्यम से ही करवा लें, नाउ दैट इट इज नॉट अ मुस्लिम ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन? आपकी आवाज़ कट गई थी सर, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? सवाल क्या, एंड का पोर्शन कट गया था? मैं ये कह रहा था कि भाई ट्राइब्यूनल का टाइम दे दिया गया कि 6 महीने में डिसाइड करना है, और मैक्सिमम 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल सकता है। आवाज़ आ रही मेरी? जी। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम, अच्छा, और चूंकि वहाँ से जो मुस्लिम एलिमेंट है वो हटा दिया गया है, और वहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जज बैठेगा, एक नॉर्मल ऑफिसर बैठेगा। अब इसमें विल इट नॉट बी बेटर कि आप सिविल कोर्ट की जगह इस ट्राइब्यूनल में जाएं, हिंदू भी हो तो भी, क्योंकि आपको 1 साल के अंदर अंदर अश्योर्ड है कि आपको मिल जाएगा जो भी डिसीजन होगा। नहीं, देखिए मैं यही बता रहा हूँ। अब आप अगर इसको अगर ऐसे समझें, तो अब वफ़ के नोटिफिकेशन से आदमी एग्रीव्ड कैसे होगा? भाई वफ़ से आदमी दो तरह से एग्रीव्ड होता था। पहले था सेक्शन 40 जो वफ़ का डिक्लेरेशन देने का पावर देता था। सेक्शन 40 को तो ओमिट ही कर दिया, टोटल खत्म कर दिया है। खत्म कर अब दिया। दूसरा जो है वो है सर्वे। तो सर्वे में मैं यही बता रहा हूं, अगर सर्वे में वहां पे अगर वर्ड पर्सन इंटरेस्टेड कर दें तो वो नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा, हमें वफ ट्राइब्यूनल जाना ही नहीं पड़ेगा। अब ये एक सजेशन है। दूसरी बात यह है कि अगर अब इसको बात करें कि वफ के इंटर से डिस्प्यूट की, उसके लिए वफ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वफ ट्राइब्यूनल में कि उसमें एक इस्लामिक लॉ का जानकार होना चाहिए एज जज, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो अब एक स्टेट जुडिशियल सर्विस से व्यक्ति रहेंगे और एक स्टेट प्रदेश सिविल सर्विस से पीसीएस से व्यक्ति रहेंगे, जो इसमें वफ ट्राइब्यूनल में रहेंगे और एजुडिकेट करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं इसको मैं आपके सामने ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात, हमें इस बात पे डिबेट करनी चाहिए कि वफ ट्राइब्यूनल खुद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप आर्टिकल 323 ए और करेक्ट। आर्टिकल 323 बी को देखें, यस। आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी को देखें, तो उसमें वो लिस्ट मेंशन्ड है कि किन किन मुद्दों पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपना ट्राइब्यूनल बना सकती है। क्योंकि हमारे संविधान ने 3 तरह के कोर्ट्स का एक विजन दिया है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ट्राइब्यूनल्स उसका एक एग्जेम्पशन, एक एक्सेप्शन है, और उसमें बताया हुआ है कि किन किन मुद्दों पे हो सकता है। जैसे अगर आपके स्टेट के सिविल डिस्प्यूट्स हैं, स्टेट के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका अगर सर्विस डिस्प्यूट है तो वो सैट में जाता है, सर्विस अपीलेट ट्राइब्यूनल में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो कैट में जाता है, जिसे कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कंज्यूमर फोरम्स है, एनजीटी है। तो इसके लिए लिस्ट मेंशन्ड है जिन पे ट्राइब्यूनल्स बन सकते हैं। वफ मेंशन्ड ही नहीं है जिस पे आप ट्राइब्यूनल बना सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, मुझे ऐसा लगता है कि वफ ट्राइब्यूनल को इनको टोटली अबॉलिश करना चाहिए था। जो भी बात है वो सिविल कोर्ट में चले, और इसके लिए अलग से नहीं बनाना चाहिए था। पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको संवैधानिक अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा आर्टिकल 323 ए और 323 बी में, इस वफ ट्राइब्यूनल को प्रोटेक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि वफ ट्राइब्यूनल को हमें नहीं जाना चाहिए। अगर एक नॉन मुस्लिम और एक मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है किसी वफ संपत्ति को, सो ही शुड नॉट बी फोर्स्ड टू गो टू द वफ ट्राइब्यूनल। और मैं इसीलिए आपका ध्यान जो है यहाँ पे आकृष्ट करना चाहूंगा, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का राशिद वली बेग का, अभी रिसेंट जजमेंट आया है जिसमें वफ ट्राइब्यूनल का स्कोप बहुत बढ़ा दिया है। ये 2022 4 एससीसी पेज 414, 2022 4 एससीसी पेज 414, ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता और ऑनरेबल जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम का जजमेंट है। इसमें सेक्शन 83 में वफ ट्राइब्यूनल का स्कोप बहुत बढ़ा दिया है, और ये कहा है कि नॉन मुस्लिम्स भी जो है उनको वफ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा अगर सेक्शन 6 में कोई सर्वे का नोटिफिकेशन होता है। तो मुझे लगता है कि जो एक थोड़ा सा एक विंडो रह गई है
वो पहली विंडो रह गई है। सेक्शन 6 में पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को करना चाहिए था। दूसरा क्लियर टर्म्स में कहना चाहिए था कि वफ एक्ट विल नॉट अप्लाई टू नॉन मुस्लिम्स, और तीसरा कहना चाहिए था अगर नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट होता है तो इट हैज टू गो टू द सिविल कोर्ट, नॉट टू द वफ ट्राइब्यूनल। ये 3 मेरे सजेशंस हैं जो आने चाहिए थे। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पर मुझे लगता है ओवरऑल अगर इसको अभी देखा जाए जो बिल का जिसने शेप लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 3A में जो क्राइटेरिया लाए हैं, जिसमें शब्द यूज किया है कि लॉफुल ओनर होना चाहिए और कॉम्पिटेंट टू डेडिकेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो क्रिएशन ऑफ वफ है वो इनहेरिटेंस के राइट्स को डिनाई नहीं करेगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें मजेदार, कि जो अर्लियर वफ्स हैं, जो पहले वफ के रूप में रजिस्टर हुई हैं, उनको 6 महीने के अंदर अपनी डिटेल फाइल करनी है कि कैसे दर्ज हुई है। ये बड़ी मजेदार बात है। ये अमेंडमेंट आया है सेक्शन 3B में, कि आज या अब जो अमेंडमेंट बिल आया है आज 2024 में, इससे पहले जो पिछले एक्ट के तहत जितनी संपत्ति दर्ज हुई है वफ के रूप में, उन सबका अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं तो उन सबका वर्चुअली एक ऑडिट हो रहा है, उन सबका वर्चुअली एक दोबारा वेरिफिकेशन हो रहा है, उन सबका वर्चुअली एक लेजिस्लेटिव माध्यम से दोबारा एक इंक्वायरी हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए ये भी यहां मेंशन्ड है सेक्शन 3 में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो ऐड की गई है कि कोई भी सरकारी संपत्ति वफ संपत्ति नहीं हो सकती है। नो गवर्नमेंट लैंड कैन बी वफ। पर इसमें यहाँ पे एक बात छूट गई आने से, एक बात छूट गई आने से। मैं आपके शो को ऐसा मान रहा हूं कि ये हमारी आवाज सुनी जाएगी और एक माध्यम होगा इस लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का। अब जो जो संपत्ति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर द एक्ट ऑफ 1958, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1958, उसमें जो संपत्ति आपने एएसआई ने डिक्लेयर किया एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वो यहाँ पे आना चाहिए था कि उसको भी वफ नहीं कर सकते। वो ये रह गया यहाँ पे आना। एएसआई की प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज को वफ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ पे आनी चाहिए थी, ये रह गई। इन्होंने ये तो लिखा है कि सरकारी संपत्ति नहीं हो सकती है, पर एएसआई प्रोटेक्टेड इसमें तो है मॉन्यूमेंट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो डीम्ड टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। नहीं, वो एक प्रोटेक्शन होता है, इट्स अ कस्टडी, एएसआई इज द कस्टोडियन। पर वो मतलब एएसआई एक्ट जब ऑपरेट कर रहा है वो आया 1958 में, वफ एक्ट आया 1995 में जिसमें ओवरराइडिंग पावर्स दे दी। तो कोर्ट में ये आर्गुमेंट किया जाता है सर कि वफ एक्ट 1995 विल प्रिवेल ओवर द एएसआई एक्ट 1958। वो और हटा मैं लिया आपको अभी, एक बात ऐसे, हाँ जी, ओवरराइडिंग पावर तो हटा ली 108A में। नहीं आपने ओवरराइडिंग पावर हटा ली, पर आपको यह भी लाना चाहिए था कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है दैट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वफ। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में शाही ईदगाह मस्जिद को वफ घोषित किया है, और साथ ही साथ अपना क्या कहते हैं ताजमहल को भी वफ घोषित किया था। तो जो डेडिकेशन है, मतलब वो ये कहेंगे कि इस पे हमारी मैं उसका अपना भी अब जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो उन्होंने ओनरशिप की डेफिनेशन ही बदल दी है, तो अब डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो चला गया है। पर मतलब एक फुल प्रूफ, एक जिसे कहते हैं वाटर टाइट बनाने के लिए सिर्फ मेरा ये सजेशन था कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट संपत्ति पे आप वफ नहीं घोषित कर सकते हैं, उसमें यह भी आ जाना चाहिए था कि जो एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी आप वफ घोषित नहीं कर सकते। फिर जैसे आपने इसमें देखा कि पब्लिक नोटिस का प्रोविजन आ चुका है अब अच्छा, ये सेक्शन एक 4, इसमें 5 और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का सर्वे करके जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी वो डिक्लेरेशन हो गया हो नहीं हो गया हो, उसको कलेक्टर को एम्पावर कर दिया कि वो करेक्ट कर सकता है। तो ये तो बहुत जी, बड़ी पावर दे दी कलेक्टर को। हाँ काफी बड़ी पावर दे दी है। देखिए पहले क्या होता था कि सर्वे कमिश्नर कौन होगा पता नहीं, राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा पता नहीं। अब उन्होंने कह दिया कि कलेक्टर ये सारा काम करेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक लॉ की बात कर रहे हैं, जब हम किसी लॉ की बात करते हैं कि कानून क्या होना चाहिए, तो एक डेफिनेटली बात और इट बोली हैज है, टू। इसमें एक बात और बोली है कि जी कलेक्टर सर। जो है वो रेवेन्यू लॉ के हिसाब से सर्वे करेगा। इसका मतलब ये जी, है कि उसको अब नोटिस देना पड़ेगा। रेवेन्यू लॉ में जी, कोई भी सर्वे बिना नोटिस के नहीं होता। पब्लिक नोटिस का प्रोविजन है सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 में, जो अमेंडेड सेक्शन है
सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 में उन्होंने पब्लिक नोटिस का प्रोविजन किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हर जगह शब्द यूज था डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल इज फाइनल, उन सबको डिलीट कर दिया है। और जो ये था कि कोई केस फाइल नहीं हो सकता इस सर्वे को चैलेंज करने के लिए, नो सूट कैन बी फाइल्ड, उसको भी डिलीट कर दिया है सेक्शन 7 सब क्लॉज सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 में। तो ये सारे बहुत अच्छे काम हुए हैं। पर मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कानून क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली इट हैज टू पास द टेस्ट ऑफ टाइम, इट हैज टू पास द टेस्ट ऑफ टाइम। और इसीलिए जो अभी वफ एक्ट 1995 है, इसमें जो आज अमेंडमेंट लाया जा रहा है, तो जो थोड़ा सा मुझे लगता है लैक्यूना रह गया है, जो थोड़ा सा जी एक जगह दे दी है, वो सेक्शन 6 में पर्सन इंटरेस्टेड शब्द आना चाहिए था, या पर्सन एग्रीव्ड शब्द जाना चाहिए था। बाकी सर्वे कमिश्नर की जगह उन्होंने कलेक्टर कर दिया। आपने बिल्कुल सही बात कही कि कलेक्टर इसका पूरा सर्वे करेगा, रेवेन्यू के माध्यम से सर्वे करेगा, पब्लिक नोटिस का प्रोविजन दिया गया है। उसके बाद उस सर्वे में कोई डिसीजन होता है तो उसको आप हाई कोर्ट में या वफ ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। अगर वफ ट्राइब्यूनल गठित नहीं है तो आप उसको सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान तो उसमें दिए गए हैं। बस मुझे थोड़ा सा जो बात थी मेरी, वो यही थी कि पर्सन एग्रीव्ड वर्ड इसमें आ जाता, ये आ जाता कि भाई ये नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करेगा, नॉन मुस्लिम्स को वफ ट्राइब्यूनल नहीं जाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो एक वाटर टाइट और इसको एक सेफ गार्ड बन जाता। सेंट्रल वफ काउंसिल का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्होंने बदला है, जहां पे क्राइटेरिया था कि हर आदमी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सब मुस्लिम समुदाय से आने चाहिए। उन सबको भी इन्होंने यहाँ पे बदल दिया है। और जो शब्द था कि मुस्लिम एज अ क्राइटेरिया होगा, वो उसको हटाया है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज इसमें और रह गई, सेक्शन 54, कि अगर वफ की हाँ संपत्ति का पब्लिक कोई सर्वेंट वाला इंक्रोचमेंट जो होता है, एनक्रोचमेंट था। नहीं, वफ की संपत्ति का कोई इंक्रोचमेंट होता है तो वही वफ ट्राइब्यूनल के माध्यम से एविक्शन करा सकते हैं। ये जो पावर थी, इसको इन्हें हाँ खत्म करना चाहिए था, वो 54 को टच करना भूल गए। और साथ ही साथ सेक्शन आप 101, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उसमें सर्वे कमिश्नर को पब्लिक जो सर्वेंट का दर्जा दिया था, पब्लिक तो अब सर्वेंट सर्वे वाला, हाँ हाँ। उसको अब हटा के अब आपने कलेक्टर ले आए हैं। तो जैसे ही आप उसको कलेक्टर ले आए, तो मुझे लगता है कि अब वो कंट्रोवर्सी भी डेड एंड बरीड हो लेकिन जाती है। उसका जो सब क्लॉज बी है जिसमें मुतवल्ली को अलग से लिखा हुआ है, वो टच नहीं किया इन्होंने। वो टच नहीं किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको भी मुझे लगता है टच करना चाहिए था, सिर्फ सर्वे कमिश्नर को टच किया है। मुतवल्ली को पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। सेक्शन 107 इन्होंने टोटली रिपील कर दिया है, जिसमें लिमिटेशन से वो बहुत अच्छा काम किया, जिससे लिमिटेशन से एग्जेम्पशन मिल रहा था। 108 में जो वफ की जितनी संपत्ति है, जो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी की, जिनको पहले की सरकारों ने पूरा वफ को दे दिया था, उस पूरे प्रोविजन को ही डिलीट कर दिया है। तो और ये जब मैंने आपको बताया कि ये पावर ले आए हैं कि पूरा रीवैल्यूएशन दोबारा से होगा, तो इतना काम तो और ठीक किया, पर कुछ-कुछ चीजें जो हैं, 108 कुछ-कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी-सी रह गई। ए जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट वाला, उसको भी हटा दिया है। जी, उसको सेक्शन भी हटा 10 दिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेक्शन 108 को डिलीट कर दिया। 108 ए में ओवरराइडिंग पावर दी थी, 108 ए को भी डिलीट कर दिया है, वोमिट कर दिया। अब एक इसमें है जो जी, बात बिल्कुल सही और, कह या इसमें जो एक बात और आती है कि ये जो ट्राइब्यूनल जी, का जो इन्होंने टाइम लिमिट दी है, इस टाइम लिमिट का जी। क्या फर्क पड़ने वाला है लिटिगेशंस पर? देखिए, मैं वही कह रहा था, टाइम लिमिट का सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले तो इन्होंने ये कह दिया कि 2 साल के अंदर, हर जगह जो था कि ट्राइब्यूनल आप 1 साल के अंदर जाएँ, तो उसको उन्होंने 1 साल के बजाय 2 साल कर दिया है। ट्राइब्यूनल को कह दिया कि 6 महीने के अंदर डिसाइड करें। तो डेफिनिटली लिटिगेशंस पे तो फ़र्क पड़ेगा, पर मेरा मेरा कहना यही था कि इस समय हम ये आज बात कर रहे हैं कि एक कानून और कैसा बात इसमें होना है, चाहिए। एक काफ़ी एक और लंबी बात लड़ाई लड़ इसमें एक बात और आई है, वो ये आई है कि पहले ये था कि ऑर्डिनरीली ट्राइब्यूनल जो है वो बोर्ड के सीईओ के किसी भी ऑर्डर को स्टे नहीं कर सकता था, वो भी हटा दिया। सेक्शन 54 में तो ये था कि जो सीईओ है, वो रिक्वेस्ट करेगा ट्राइब्यूनल से इविक्शन के लिए, उसके बाद ट्राइब्यूनल उसमें निर्णय देगा। हाँ, नहीं तो वो तो सेक्शन अलग चीज़ है। 54 और 55 ए को, हाँ, उसको टच नहीं किया इन्होंने। नहीं, नहीं, वो तो अलग चीज़ है। जो जो पावर दे रखी थी ट्राइब्यूनल को, ये पावर उसकी रोक रखी थी। उसमें ये लिखा था कि ट्राइब्यूनल शैल ऑर्डिनरीली नॉट स्टे
एनी ऑर्डर, ये जो सर्वे के जितने भी ऑर्डर होते थे उनके उनके जो भी जाते थे उसको स्टे नहीं कर पाएगा। वो स्टे की पावर जो है अब मिल गई है, क्योंकि वो प्रोविजन हटा दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये इसमें। अच्छा, ये मैंने देखा नहीं, अगर ऐसा है तो एक बार जी, चेक कर लेता हाँ, हूँ मैं। ये कौन-सा ये ये सेक्शन में ये भी जो आता आप है। बात कर रहे हैं? जी, तो ये मैं चेक कर लूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये बताएँ कि जी। इससे जो है, जो चूँकि जब आपने आरंभ किया था, जब मैंने जॉइन किया था इस मुहिम को, तब हमारा ये एक उद्देश्य था कि भई ये जो है ये हमारे एक संवैधानिक राष्ट्र में, एक मतनिरपेक्ष राज्य में एक प्रकार से मुस्लिम लॉ का इम्पोज़िशन है। और हुँ। क्या इससे वो ऑब्जेक्ट फुलफ़िल होता है कि जो मुस्लिम लॉ का इम्पोज़िशन था सारे गैर मुसलमानों के ऊपर, वो इससे समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश तो यही थी समाप्त किया जाए, पर जो लॉ के अभी तक जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैंने आपको बताया, बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस फातिमा बेगम, जिसमें पर्सन इंटरेस्टेड में ये जजमेंट आया था कि भाई ये नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करेगा। उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में बदल के पर्सन एग्रीव्ड कर दिया और अभी रिसेंटली जजमेंट आ गया राशिद वली बेग का, जिसमें कह दिया पर्सन एग्रीव्ड में नॉन मुस्लिम्स भी शामिल हैं। तो पर्सन एग्रीव्ड शब्द को हटाना बहुत जरूरी है, जो सेक्शन 6 में है और जो हटाया नहीं गया है। उसके आगे की लाइन तो हटाई गई है कि द ट्राइब्यूनल डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल नॉट बी फाइनल, पर जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द है उसको नहीं हटाया गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मैं ऐसा मानता हूं कि क्लियर टर्म्स में ये बात आनी चाहिए, जब हम इस अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, कि वक्फ एक्ट विल नॉट अप्लाई टू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मुस्लिम। ये एक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के इंटरसी डिस्प्यूट के लिए है, कि अगर कोई शिया वफ है, सुन्नी वफ है, आगा खानी वफ है, बोरा वफ है, इसका अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो वफ ट्राइब्यूनल जाए। उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए, पहले वफ ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट इंसर्ट करिए आर्टिकल 323A में, और उसके बाद आप ये वफ ट्राइब्यूनल का गठन करिए और उसके बाद उनके इंटरसी डिस्प्यूट्स हैं वो वहां पे जाएं। पर हमें वफ ट्राइब्यूनल ना जाना पड़े, इसके लिए जो सेफगार्ड है वो थोड़ा सा मुझे लगता है इस अमेंडमेंट में चूक गया है रहना। पर अभी आगे उम्मीद करेंगे कि होना चाहिए ऐसा। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मैं आपसे आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि वफ एक्ट 1995 को टोटली रिपील कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। अभी आपके भी मुझे लगता है जो प्रश्न का ड्रिफ्ट है वो यही है कि एक इस्लामिक लॉ को हम यहाँ पे एक तवज्जो दे रहे हैं। अब इसमें मैं दो बात रखना चाहता हूं। अगर आज हम लोग देखें कि इस समय हम लोग उस एरा में रह रहे हैं जहां पे टेम्पल्स का टेक ओवर हो रहा है, हम लोग उस एरा में रह रहे हैं जहां पे तमिलनाडु में 44,000 टेम्पल्स को एक्वायर किया गया है, कर्नाटका में अराउंड 33,000 टेम्पल्स अंडर एक्विजिशन है, और उसके लिए जो लॉ है वो क्या है, वो अपने चैरिटेबल और एंडोमेंट एक्ट्स हैं, हर हर एक राज्य के रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं, उसके तहत ये टेम्पल टेक ओवर्स हो रहे हैं। अब अगर आपको वफ की, अगर आज आपने, चलिए हम लोग बात करते हैं, वफ के एक्ट को रिपील कर दिया टोटली हमने, जो लोग बात कर रहे हैं, कल मैं बहुत सारे जो बुद्धिजीवी उनके साथ पैनल पे था और ये बात हो रही थी कि वफ लॉ को टोटली रिपील किया जाए। अगर आपने वफ एक्ट 1995 को रिपील कर दिया तो ये संपत्ति के ऊपर जो आज सरकार का कंट्रोल है वो कंट्रोल चला जाएगा। बाय वर्च्यू ऑफ वफ एक्ट 1995 जो अभी अमेंड होके इसका सबसे सुंदर रूप हमारे सामने आएगा, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का चेक और कंट्रोल रहेगा वफ प्रॉपर्टी पे, कंप्लीट चेक एंड कंट्रोल रहेगा। कलेक्टर विल डू द सर्वे, जो पहले वफ संपत्ति घोषित हुई है उसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास आएगा। जो वफ काउंसिल है उसमें क्या कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं उसके अलावा उससे वहां पे उसको फ्री किया गया है। तो जो गवर्नमेंट का चेक है वफ की प्रॉपर्टी के ऊपर वो आना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिपील कर दिया तो वफ तो बेलगाम हो जाएगा। आज कोई मुस्लिम कितनी संपत्ति वफ संपत्ति कर रहा है जो उसका अधिकार है करना, उसके ऊपर सरकार के पास ना कोई डेटा होगा, ना कोई चेक होगा, ना उसका कोई सिस्टम होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं, मैंने कभी भी, आज ऐसा नहीं कि आपके चैनल पे, पहले भी कभी भी वफ एक्ट को पूर्णतः रिपील करने की बात नहीं कही है। मैंने हमेशा वफ एक्ट 1995 के सेक्शंस पॉइंट आउट किए हैं जो ड्रैकोनियन है, और हमेशा ये बात कही है कि वफ एक्ट नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो वफ एक्ट को पूर्णतः रिपील करना तो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है घातक हो जाएगा।
वक्फ एक्ट 1995 को रहना चाहिए विद अमेंडमेंट ऑफ 2024, और उस 2024 के अमेंडमेंट में जो हम और आप सजेशंस दे रहे हैं, इन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर वक्फ एक्ट को रिपील कर दिया तो ये तो टोटल एनार्की सिचुएशन हो जाएगी। आज जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले के जितने वक्फ हैं उन सबको अपनी डिटेल देनी है, अपनी बाउंड्री देनी है, मुतवल्ली कौन था वो बताना है, कैसे वक्फ हुई ये बताना है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट देने हैं, और नहीं दिया तो आप उसको डी नोटिफाई कर सकते हैं। वक्फ सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकते हैं। तो वक्फ का एक इंस्टीट्यूट, एक जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। सरकार का चेक होना हर एक लेवल पे होना बहुत जरूरी है। और ये आर्गुमेंट तो अदर साइड करेगी कि वक्फ को टोटली रिपील किया जाए। भाई एक्चुअली अगर आप इसको ऐसे देखें, 1913 में पहला वक्फ एक्ट आया, उसके बाद 1923 में आया, फिर यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट आया 1936 में, देन वक्फ एक्ट आया सेंट्रल वक्फ एक्ट जो इंडिपेंडेंट इंडिया में आया 1954 में, उसमें अमेंडमेंट हुए 1984 में, फिर वक्फ एक्ट आया 1995 में, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में। तो अगर ये पूरी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री 100 साल की ट्रेस की जाए तो इस लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में इनिशियली वक्फ एक्ट 1913 और 1923 और आज का जो वक्फ एक्ट है, इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई। आज उस पावर्स को कर्टेल करने की बात हो रही है। अगर पावर को कर्टेल कर दिया गया और जो इनको असीमित अधिकार दिए थे, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 40 जो जड़ थी उसको रिपील किया जा रहा है, टोटली खत्म किया जा रहा है। सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे कमिश्नर को हटा के कलेक्टर को कर दिया गया है। तो ये सारी काफी अच्छी चीजें हैं। पर अगर आप वक्फ एक्ट को टोटली रिपील कर देंगे तो ये तो बहुत घातक हो जाएगा। इनकी कितनी संपत्ति आ रही है, कितनी बढ़ रही है, क्योंकि किसी भी मस्जिद के लिए वक्फ होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ये बड़ा सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है। अगर आप एक मॉस्क को एक वैलिड मॉस्क मानते हैं, ये राम मंदिर के केस में भी बहस हुई थी, तो उसके लिए वक्फ होना बहुत जरूरी है। और अब वक्फ करना है तो आपको बताना पड़ेगा इस एक्ट के तहत कि आपकी ओनरशिप थी कि नहीं थी, कैसे डेडिकेट किया। काफी प्रश्न और काफी क्वेश्चनर्स इसमें मेंशन है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है सो फार एज टू हैव अ चेक ऑन वक्फ, और ये देखने के लिए कि वक्फ की जो संपत्ति है वो किसी और की संपत्ति को कैप्चर ना कर ले। थोड़ी थोड़ी चीजें रह गई हैं जो मैंने आपके सामने सजेस्ट की। एक और जो है कि जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसका प्रोविजन इसमें हटा दिया गया है, सेक्शन 108। बहुत सारी 108 इवैक्यूई प्रॉपर्टी पंजाब और हरियाणा में जो थी वो पंडित नेहरू के टाइम पे वक्फ को दे दी गई और वक्फ उनको डिक्लेयर करवा दिया गया 1954 एक्ट के अंतर्गत। क्या वो भी, क्योंकि इवैक्यूई प्रॉपर्टी बेसिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, तो क्या वो भी अब वापस सरकार के पास आ जाएंगी? बिल्कुल, इसमें यही बात तो लिखी है। सेक्शन 108 को पूर्णतः रिपील कर दिया, टोटल रिपील कर दिया। तो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जितनी संपत्ति केंद्र सरकार की थी, जिसकी कस्टोडियन सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और ये सोचा जा रहा था कि भाई जो पाकिस्तान से लोग विस्थापित होकर आए हैं भारत, उनको दी जाएगी, वो अल्टीमेटली 1984 में वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट किया राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, और 1984 में सेक्शन 66 एच फॉर हिमाचल प्रदेश लाया, और पूरा का पूरा संपत्ति आपने वक्फ को दे दी जो एक धर्म के नाम पे बनी हुई है। अब वही सेक्शन आता है सेक्शन 108। मैं आपको सेक्शन 108 की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री बता रहा हूं। सेक्शन 108 से पहले यही प्रोविजन सेक्शन 66 एच था पिछले वाले एक्ट में, 1954 वाले एक्ट में। तो उसको आपने टोटली रिपील कर दिया है। तो अब ये सारी संपत्ति जिसपे आज लोग हिंदू भाई हमारे हैं जो रेंट दे रहे हैं वक्फ को, वो टोटल समाप्त हो गया। अब वो सारी संपत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की कस्टडी में आ गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी कस्टोडियन हो गई, और अब उसको दोबारा इवेल्युएट किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी कैसे किसको देनी है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। सेक्शन 108 लग रहा है छोटा, पर अगर इसको ग्राउंड लेवल पे इसका अध्ययन करेंगे तो सेक्शन 108 से बहुत लोग परेशान थे जो पिछले एक्ट में सेक्शन 66 एच था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। लिमिटेशन को हटा दिया गया है। जब हम कोर्ट जाते हैं तो ये होता था कि भाई लॉ ऑफ लिमिटेशन उन पे लागू नहीं होता है, कभी भी किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं और कोर्ट भी आ सकते हैं। और सेक्शन 89 को भी मुझे लगता है हटाना चाहिए था कि अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो 2 महीने का नोटिस देने का जो प्रोविजन था उसको इन्होंने टच नहीं किया है। मुझे लगता है उसको भी टच करना चाहिए था। जी। अच्छा, आप ये बताएँ, क्योंकि आप जितने भी केसेस लड़ रहे हैं उनमें सब में जो है वो वक़्फ़ वाला पॉइंट आया हुआ है।
और जो वो 7-11 की जो भी एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें कहते हैं कि साहब ये वक्फ एक्ट से बाधित है, तो उससे क्या असर पड़ेगा? जैसे टीले वाली मस्जिद का केस है, जो अपना लक्ष्मण जी। टीला है, वो वाला केस है, या आपका कुतुब जी। मीनार वाला केस है आपका, आप जो ये क्या बोलते हैं भोजशाला वाला केस है, और कृष्ण जन्मभूमि वाला केस है। इसमें तो डिसाइड हो गया काशी विश्वनाथ वाले में, तो कृष्ण जन्मभूमि वाला चल रहा है। हुँ, वैसे तो हुँ, मेंटेनेबिलिटी पे ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट का, लेकिन उसमें वक्फ हुँ। एक्ट को डील किया हुआ है। अब क्या होगा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। मैंने आपको जैसे बताया कि वक़्फ़ एक्ट लागू तब होता है, वक़्फ़ एक्ट तब लागू होता है जब 2 तरह से आप प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं वक़्फ़ में। पहला तरीका है सर्वे और दूसरा तरीका है सेक्शन 40 का डिक्लेरेशन। अब आज तक हम जो केसेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का केस हो और टीले वाली मस्जिद के केसेस हों, इन सारे केसेस में जो भी नोटिफिकेशन हुआ होगा वो 2013 से पहले का हुआ है। पर्सन एग्रीव्ड शब्द आने से पहले का नोटिफिकेशन है। तो उस समय ऑलरेडी हमें सुप्रीम कोर्ट के 2-2 जजमेंट्स 1979 सुप्रीम कोर्ट और 2010 सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और ये कहता है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है, दिस डज़ नॉट अप्लाई टू यू। इसी बेसिस पे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है, इसी बेसिस पे ज्ञान व्यापी का भी जजमेंट आया था, 7-11 एप्लीकेशन डिसमिस की थी। अब ये जो समस्या थी ये आगे उत्पन्न हो सकती थी, क्योंकि हर 10 साल में सर्वे होना है। अब सर्वे होने ही वाला था, उससे पहले सरकार ने इस कानून को अब अमेंड कर दिया है और होपफुली ये अमेंडमेंट पास हो जाएगा पार्लियामेंट से। तो उसके बाद मुझे लगता है ये समस्या क्रीप इन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्शन 6 में आपने उसको टोटली अमेंड कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं तब भी फिर से कहना चाहूंगा कि वक्फ ट्राइब्यूनल का जो स्कोप है, इसमें थोड़ा सा भी एनॉमली है। वक्फ ट्राइब्यूनल नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई ना हो, वक्फ एक्ट नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई ना हो, ये थोड़ी 2-3 बातें पर्सन एग्रीव्ड शब्द को हटा के पर्सन इंटरेस्टेड किया जाए। ये 3 मेरे ऐसे सजेशंस हैं जो मुझे लगता है इसमें इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुल्ला मौलानाओं की क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ लोग तो कह रहे थे नहीं, कि वो मुझे सड़क लगता है पर आएँगे। वो लोग लेकिन मुझे लगता है सरकार कह काफ़ी रही है कि डिस्टर्ब। बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की ये जो असीमित पावर्स हैं उनको कर्टेल किया जाए। अब देखिए, सरकार क्या कह रही है ये तो मैं उसमें नहीं बता सकता हूँ, तो सरकार का अपना लुकआउट है। पर मैं ऐसा मानता हूँ सर कि इससे वो लोग काफ़ी परेशान होंगे और इनफैक्ट ये जो आर्गुमेंट किया जा रहा है कि वक्फ एक्ट को टोटली खत्म कर दिया जाए, वर्चुअली ये आर्गुमेंट वो लोग करेंगे कि आप इसको खत्म कर दीजिए, हम अपना खुद मैनेज करेंगे। आज जो आर्गुमेंट हम और आप कर रहे हैं, जो हमारी पोजीशन है, क्या है? हमारी आपकी पोजीशन यही है कि भाई मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, मंदिरों पे सरकारी नियंत्रण खत्म होना चाहिए। तो आज वक्फ एक्ट 1995 में अब जो अमेंडमेंट किया है, वर्चुअली इसमें जो उनको असीमित अधिकार दिए थे, जो वो एन्जॉय कर रहे थे, उसको खत्म कर दिया गया है। तो उनके लिए तो अगर ये एक्ट रहे या ये एक्ट जाए तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, एक्ट रहेगा तो उनके लिए कम फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट वो लोग करेंगे कि वक्फ एक्ट 1995 को रिपील किया जाए, खत्म किया जाए। हमें नहीं चाहिए वक्फ एक्ट, क्योंकि अब उनको ये पता है कि जो उनको एक्सेसिव पावर्स मिली हुई थी, वो तो खत्म होने जा रही हैं। वो खत्म होने जा रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको गिनाया, सेक्शन 40 रिपील कर दिया गया है, जो सबसे ड्रैकोनियन था। सेक्शन 108 अभी आपने बताया, बहुत सही बात आपने बताई कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट को इन्होंने खत्म कर दिया है। ये सब ऐसे कारण थे, हैं छोटे से सेक्शन, पर इन्होंने एकदम वट वृक्ष का रूप ले रखा था। सेक्शन 108 के माध्यम से भारी मात्रा में आज वक्फ जो है वो रेंट वसूल रहा था। पंजाब हरियाणा में लाखों रुपए रेंट, जो केंद्र सरकार की संपत्ति थी, उसमें वक्फ काबिज होके वो रेंट वसूल रहा था। सेक्शन 40 में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करा। तो ये जो एक्ट आया है, इसने तो वक्फ को एकदम निष्क्रिय बना दिया है, निष्क्रिय ऐसा बना दिया है और ऊपर से उस पर चेक लगा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो वो दूसरे समाज के लोग हैं, वो तो ये मांग करेंगे कि इसको रिपील कर दिया जाए। हम लोग मांग करेंगे कि रिपील नहीं होना चाहिए, चेक रहना चाहिए इनके ऊपर। जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद विष्णु जी। आपने वक्फ एक्ट के या वक्फ अमेंडमेंट बिल के जो पहलू हैं उनके बारे में हमें सबको बताया और हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। तो बहुत-बहुत एक बात धन्यवाद। और बताना चाहता हूँ, जी, एक बात और कहना चाहता हूँ।
जी। जब वक्फ का कानून हम लोग ने चैलेंज किया था, हमने भी, आपने भी, अश्विनी भाई ने भी, सबने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, अलग-अलग हाई कोर्ट में। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डिसमिस कर दी, ये बोल के गो टू हाई कोर्ट। हुँ। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा और एक्ट का शेप ले लेगा, तो जो एक यहाँ पे लॉबी है, वो सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। और तब देखने वाली बात ये होगी, तब देखने वाली बात ये होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कहेंगे कि आप जाके इसको हाई कोर्ट अलग-अलग राज्यों में चैलेंज करें, क्योंकि पिछले 5 साल से 120 याचिकाएं देश के अलग-अलग राज्यों में हम लोग लड़ रहे हैं और एक लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या उनको भी यही बोला जाएगा कि आप जाके इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, या उनकी याचिका आर्टिकल 32 में जो फाइल होगी उसको सुना जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। मैं भी वेट एंड वॉच करूंगा। जी। जी। तो आप अब आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। विष्णु भाई को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।